आज हम देखने वाले हैं जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। चलिए शुरू करते हैं इसका एक बार रिवीजन, एक क्विक और शॉर्ट रिवीजन। तो भाई पृथ्वी पर जीवन रूपों का जो इतिहास है उसके अध्ययन को ही जीव विकास या विज्ञान या एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, विकास सतत परिवर्तनों की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव के अनुकूलनों या फिर जटिलताओं, संरचनाओं व क्रियाओं में वृद्धि होती है और जिससे वो अनुकूल बनता है पर्यावरण के अकॉर्डिंग। जीवधारियों के विकास में के समान ही ग्रहों एवं तारों में भी उनकी उत्पत्ति व अंत के बीच अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, जिसे कॉस्मिक इवोल्यूशन या ब्रह्मांडीय विकास कहते हैं। विकास की प्रक्रिया व जीवन की उत्पत्ति को तभी समझा जा सकता है जब ब्रह्मांड व प्रकृति को समझा जाए। ब्रह्मांड लगभग जो है 200 बिलियन वर्ष पुराना है, वह 1 लाख मिलियन आकाश गंगाओं का बना हुआ है, गैलेक्सीज का बना हुआ है। ब्रह्मांड व पृथ्वी का उद्भव हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो हमारी आकाश गंगा में एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 सितारों का एक छोटा सा तारकीय तंत्र है, जिसे हम स्टेलर सिस्टम कहते हैं, जिसे सौर परिवार या सोलर सिस्टम कहा जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड पदार्थ व ऊर्जा के मिलने से बना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 10 से 13 खरब वर्ष पूर्व इलैम नामक आद्य पदार्थ प्रिमोर्डियल मैटर से हुई है। यह अत्यधिक ताप्त विशाल व सघन गैसों का समूह था, जिसमें विभिन्न प्रकार के कण, पार्टिकल्स व प्रतिकण, एंटी पार्टिकल्स उपस्थित थे। चलिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए अलग अलग जो है मत दिए गए हैं। सबसे पहला है बिग बैंग परिकल्पना, जो आपके एबी लेमित्र नाम के वैज्ञानिक गैमो व डिक के अनुसार इलैम में उपस्थित कणों व प्रतिकणों के आपसी टकराव के कारण एवं भयंकर विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट से अत्यधिक मात्रा में जो है हाइड्रोजन परमाणु निकले और इन्होंने ब्रह्मांड का प्रारंभिक पदार्थ बनाया। और इसके पश्चात यह पदार्थ अनेक पिंडों में विभाजित हो गया तथा प्रत्येक पिंड में जो है एक आकाश गंगा का निर्माण हुआ। चलिए, दूसरा जो है निहारिका परिकल्पना, जिसे हम नेब्यूलर हाइपोथेसिस बोलते हैं। कांट व लाप्लास के अनुसार जो है सौर परिवार का उद्गम जो है वो आकाशगंगा से हुआ है, जो कि अत्यधिक तप्त व घूर्णनशील रोटेटिंग थी। एक आकाशगंगा एक गैसीय पिंड के रूप में थी, जिसमें अनेक परमाणु स्वतंत्र रूप में उपस्थित थे और इन परमाणुओं में आपस में जुड़कर पहले सूर्य का निर्माण किया और बाद में सूर्य से अनेक पिंडों का निर्माण हुआ, टूटकर पृथक हो गए और उन्होंने सौर परिवार के अन्य सदस्यों का निर्माण किया। आधुनिक परिकल्पना, अगर मॉडर्न हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें, वाइजेकर, आल्फेन तथा आर्हीनियस ने के अनुसार सूर्य का निर्माण सघन बादलों के केंद्रीय भाग से हुआ। इसके चारों ओर परिधीय बादलों का घेरा उपस्थित था। ये बादल अनेक वृत्ताकार पथों में विखंडित हो गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रत्येक वृत्त के परमाणु एक साथ जुड़ गए और उन्होंने एक ग्रह का निर्माण किया। आदि पृथ्वी की अगर हम बात करें, पुरानी पृथ्वी, प्रिमिटिव अर्थ जिसकी बात करें, तो लगभग पृथ्वी की आयु 4.6 जो है अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है और जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ माना जाता है उस समय इसकी सतह का तापमान लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था, बहुत गर्म थी। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी का ताप कम होता गया तो ये पदार्थ जो इस पे उपस्थित थे वो संघनित हो गए, आपस में इकट्ठित होते गए और उन्होंने ठोस, द्रव व गैस का निर्माण किया। जब पृथ्वी का ताप और कम हुआ तब ये सभी तत्व अपने अपने घनत्व के अनुसार व्यवस्थित हो गए और इन्होंने पृथ्वी की विभिन्न परतों का निर्माण किया। लोहा, तांबा, निकल, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीज आदि भारी तत्वों के परमाणु केंद्रीय भाग में एकत्रित हो गए और इन्होंने भूक्रोड का निर्माण किया। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर आदि हल्के परमाणुओं ने मध्य के भाग मतलब अर्थात भूक्रोड का पर एक आवरण का निर्माण किया। हाइड्रोजन, ऑर्गन, ऑक्सीजन जो है इन्होंने हल्के तत्वों ने आदि पृथ्वी का आद्य वायुमंडल प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बनाया, जो कि रिड्यूसिंग था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह लोह वगैरह जो है वो बिल्कुल आंतरिक वाले भाग में उपस्थित हैं। फिर बीच वाले भाग में थोड़े से हल्के वाले हमारे पदार्थ उपस्थित हैं। द्रव अवस्था में लोह का कोड 2391 से 5150 किलोमीटर मेंटल यहाँ पे सेकंड परत होती है और क्रस्ट जो है वो सबसे बाहरी परत होती है हमारी पृथ्वी की। आदि पृथ्वी के वातावरण में ओजोन परत का स्तर नहीं था, इस कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो है वो सीधे पृथ्वी पर पड़ती थी। आदि पृथ्वी पर मुक्त ऑक्सीजन भी उपस्थित नहीं थी। चलिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं वर्तमान और प्रारंभिक वातावरण में एक अंतर और एक हम यहाँ पर तुलना कर लेते हैं। यहाँ अपचायक, ये ऑक्सीकारक, ये आपके मिथेन, अमोनिया जैसी गैसें यहाँ उपस्थित हुआ करती थी। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन उपस्थित हैं। अनुपस्थित होती थी मुक्त ऑक्सीजन, यहाँ उपस्थित है। मुक्त हाइड्रोजन उपस्थित थी, यहाँ लगभग अनुपस्थित है। जीवन की उत्पत्ति के लिए सरल, ये कठिन था।
सीधे पृथ्वी पर पड़ती थी पराबैंगनी किरणें ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं। तापमान अधिक था, यहाँ पर सामान्य है। यहाँ पर वर्षा बिजली का चमकना अधिक होता था, यहाँ सामान्य हो रहा है। प्रारंभिक वातावरण का जो वास्तविक संगठन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, अमोनिया, जल वाष्प और हाइड्रोजन गैस था। इसमें हाइड्रोजन अन्य हल्के पदार्थों से मिलकर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया एवं मीथेन के निर्माण में सहायक होता था। पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण 90% तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो है इस वातावरण को अपचायक रिड्यूसिंग कहा जाता था। हाइड्रोजन परमाणु सबसे अधिक क्रियाशील थे, अतः कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अपचायक वातावरण के कारण हुई थी, जो कि अब उपस्थित नहीं है। जीवन की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की पर पाए जाने वाले जीवों के दो समूह में बांटा जा सकता है, सजीव व निर्जीव, और ये दोनों ही एक समान तत्वों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि से बने हैं। फिर भी सजीवों में उपापचय, ऊर्जा प्रवाह, प्रजनन, वृद्धि आदि जो हैं लक्षण पाए जाते हैं जो इन्हें निर्जीवों से अलग बनाते हैं। अतः कहा जा सकता है जीवन का निर्माण निर्जीव तत्वों के सुव्यवस्थीकरण के कारण होता है। इससे संबंधित विचारकों एवं वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत परिकल्पनाओं को अध्ययन की दृष्टि से दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, प्राचीन परिकल्पना ओल्ड हाइपोथेसिस, आधुनिक परिकल्पना मॉडर्न हाइपोथेसिस। पहले हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। प्राचीन परिकल्पना में से एक है विशिष्ट सृष्टिवाद, कि भाई सृष्टि को बनाने वाले जो हैं वो भगवान हैं और इस पूरी सृष्टि का निर्माण किसी अलौकिक शक्ति, सुपर नेचुरल पावर ने किया है, ऐसा इस परिकल्पना का मानना था। बाइबल के अनुसार जीवन तथा सभी वस्तुओं की रचना भगवान द्वारा 6 दिनों में की गई है। प्रथम दिन में जो है ना स्वर्ग नरक, द्वितीय दिन में अवकाश व जल, तीसरे दिन सुखी धरती व वनस्पति, चौथे दिन सूर्य चंद्रमा तारे और पांचवें दिन मछलियां व पक्षी, छठे दिन स्थलीय जंतु व मनुष्य। तो ये सब बने हैं। प्रथम पुरुष एडम माना गया है और इसकी 12वीं पसली से प्रथम नारी ईव बनी। हिंदू धर्मों के अनुसार, ग्रंथ के अनुसार जो है सृष्टि की रचना ब्रह्मा द्वारा की गई है। प्रथम पुरुष जो थे वो मनु थे और प्रथम नारी श्रद्धा थी। आज पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वे सभी इसी रूप में सृजित हुए होंगे। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति जो है के समय यही विविधता थी और भविष्य में भी यही विविधता जो है आपको देखने को मिलेगी, ऐसा मानना है इस परिकल्पना का। पृथ्वी केवल 4000 वर्ष ही पुरानी है, ऐसी इस कल्पना का मानना है और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है उत्पत्ति के बाद से, न तो सृष्टि पर, न ही धरती पर, न पृथ्वी पर और न ही जीवों में। ब्रह्मांडवाद ये दूसरी परिकल्पना है, कॉस्मोजॉइक थ्योरी, और इसके अनुसार जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर ग्रह पर न होकर किसी अन्य ग्रह पर हुई है। अन्य ग्रह या नक्षत्र से जीवन जीव द्रव्य के रूप में, अन्य कणों के रूप में उल्का पिंडों के साथ पृथ्वी पर आया और फिर यहाँ पर जीव की उत्पत्ति हुई। यह सिद्धांत जीवन की अनंत कालिता, इटर्निटी ऑफ लाइफ पर आधारित था और इसको मानने वाले जो प्रमुख वैज्ञानिक थे वो थे रिक्टर। आर्हीनियस की अगर हम बात करें, प्रेयर और हेल्मोस तथा बॉन्डी के इस सिद्धांत का समर्थन किया। आर्हीनियस ने कॉस्मोजॉइक पेंस्पर्मिया सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवन है तथा जीवों के बीजाणु ब्रह्मांड में एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाकर स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं तथा इन्हें पृथ्वी पर पहुंचकर जो है जीवन के विभिन्न स्वरूपों को जन्म दिया। अधिकांश वैज्ञानिक वर्तमान समय में ब्रह्मांडवाद का समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि अंतरिक्ष इतना शुष्क व हानिकारक विकिरणों से युक्त है कि उसमें से गुजरने पर किसी भी जीव के बचे रहने की जो संभावना है वो शून्य है लगभग। यदि जीवन के इस सिद्धांत को मान भी लिया जाए तो यह पृथ्वी पर जीव कहाँ से आए ये तो बताता है, परंतु प्रथम जीव की मूल उत्पत्ति कैसे हुई इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। प्रलयवाद एवं अकास्मिक अकार्बनिक उत्पत्तिवाद, भाई यहाँ पर जो है क्यूवियर नाम के वैज्ञानिक थे प्रमुख प्रतिपादक। इस परिकल्पना के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर समय समय पर प्रलय हुए हैं। इस प्रलय के कारण कहीं पर्वत धंस जाते हैं तो कहीं विशाल गड्ढे बन जाते हैं और पहले से उपस्थित समस्त जीव प्रलय के कारण नष्ट हो जाते हैं। प्रलय के पश्चात अकार्बनिक पदार्थों के आकस्मिक सुव्यवस्थीकरण से पुनः पृथ्वी पर नए जीवों का निर्माण होता है। हैकल ने प्रलयवाद के सिद्धांत को यंत्रवाद के नाम से, मैकेनिस्टिक थ्योरी के नाम से प्रतिपादित किया। हैकल के अनुसार जैसे अनुकूल परिस्थितियों में किसी पदार्थ के घोल में अचानक रवे क्रिस्टल बन जाते हैं, उसी प्रकार आदि पृथ्वी पर भी अनुकूल वातावरणीय परिस्थितियों में निर्जीव पदार्थों से अचानक से नए जीवों की उत्पत्ति हो गई होगी। तो यहाँ पर जो है इसका कोई जो है हम बोल सकते हैं प्रायोगिक तौर प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो इसको भी हमने अमान्य घोषित कर दिया। नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और एबाइजेंस, स्वतः उत्पत्तिवाद या अजीवात जीवोत्पत्तिवाद। भाई अजीवित पदार्थों से जो है किसी जीव की उत्पत्ति होना, यही इस सिद्धांत में बताया गया। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन कौन से, ईसा से पूर्व प्राचीन ग्रीक दार्शनिक थेल्स, एनेक्सीमेंडर,
एम्पीडोक्लिस, ज़ीनोफेनिस, प्लेटो और एरिस्टोटल, इनके अनुसार तालाब के कीचड़ से सर्प, मेंढक व कछुए अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। मिस्रवासियों का मानना था कि जब नील नदी के कीचड़ पर सूर्य का प्रकाश लंबे समय तक पड़ता है तो कीचड़ में अचानक मेंढक, सर्प, मगर आदि उत्पन्न हो जाते हैं। और स्वतः उत्पत्तिवाद का प्रायोगिक सत्यापन वॉन हेलमंड द्वारा किया भी गया था कि जब मनुष्य के पसीने से भिगी हुई गंदी शर्ट तथा गेहूं की चोकर को बांधकर एक साथ रखा जाता है तो 21वें दिन अचानक से इस पे चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। एरिस्टोटल ने स्वतः उत्पत्तिवाद के बारे में कहा कि जीव की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों की सहायता से स्वतः होती है। तो यहाँ पर जो है एक बार जीव की उत्पत्ति हो जाने के पश्चात वह जीव जनन द्वारा अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करता है, वो अपनी संख्या में वृद्धि करता है। चलिए नेक्स्ट है जीवोत्पत्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। 17वीं सदी के पश्चात जो है जैसे जैसे जीवों के जीवन चक्र का ज्ञान होने लगा तो यहाँ पर जो है अनेक वैज्ञानिक स्वतः उत्पत्तिवाद का खंडन करने लगे। हार्वे और हक्सले ने जीवोत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया और इसके अनुसार पृथ्वी पर नए जीवन की उत्पत्ति या तो निर्माण पूर्व जीवों से होता है, ओमनिस वाइवम ईव ओवो, या और विवो और बायोजेनेसिस। यह सिद्धांत स्वतः उत्पत्तिवाद का तो खंडन करता ही है परंतु पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है। जीवोत्पत्तिवाद का खंडन करने के लिए अनेक प्रयोग किए गए, उनमें से कुछ प्रयोग जो हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहला है फ्रांसिस्को रेडीज का एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि रेडी ने कुछ मरी हुई मछलियों मांस के टुकड़ों को अच्छी तरह से पानी में उबाला ताकि उनमें पहले से ही उपस्थित कोई भी जीव जो है वो मर जाए, मृत हो जाए, जीवित न रह सके। अब इस उबले हुए मांस व मछलियों को चौड़े मुंह के 3 जारों में रख दिया। तीनों जारों पर एक जार के मुंह को खुला छोड़ दिया, दूसरे जार के मुंह को महीन मलमल के कपड़े से बांध दिया, जबकि तीसरे जार के मुंह पर चर्म पत्र पैचमेंट पेपर बांधकर उसे वायु रोधी बना दिया, वायु भी ना जा सके। कुछ दिन पश्चात देखा गया पहला जार जिसे खुला छोड़ दिया था उसमें मक्खी व अन्य कीटों के अंडे उपस्थित थे, इससे डिंबकों, लार्वे और मैगॉट्स का विकास हुआ, जबकि दूसरे जार पर मक्खियों के अंडे जो है वो मलमल के कपड़े के ऊपर ही उपस्थित पाए गए और परंतु तीसरे जार पे जो बंद था उसमें मक्खी व कीटों के अंडे अनुपस्थित थे। तो इससे पता लगा कि भाई पहले से ही जो उपस्थित जीव है सिर्फ उन्हीं से नए जीवों की उत्पत्ति होती है इस प्रयोग से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये खुला जार है, ये मलमल के कपड़े से बंधा है और ये पार्चमेंट पेपर। तो यहाँ कोई आपको अंडे नहीं दिखेंगे, यहाँ पर अंडे ऊपर मलमल के कपड़े पर और यहाँ पर अंदर भी दिखेंगे मलमल के जो जार है उसके अंदर मांस जो है उस पर भी अंडे दिखे और मैगॉट्स भी दिखे। तो यहाँ पर जीवों की उत्पत्ति स्वतः नहीं हो सकती। उसी समय एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने स्वनिर्मित सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो है गंदे जल, कीचड़ आदि में सूक्ष्म जीवों को देखा। इस घटना के बाद वैज्ञानिक जो थे वो पुनः ये मानने लगे कि डिंबकों की संरचना जटिल होती है, अतः उनकी उत्पत्ति स्वतः संभव नहीं है। चलिए कुछ वैज्ञानिक जैसे न्यूटन की अगर हम बात करें, बुफन की अगर हम बात करें, अंग्रेज पादरी निधम की अगर हम बात करें, उन्होंने इस संदर्भ में अपने विचार दिए कि बड़े और जटिल जीव जंतु न सही परंतु सरल व सूक्ष्म जीव जो हैं वो गंदे जल में स्वतः उत्पन्न होते हैं। लेज़रो स्प्लेंज़नी का प्रयोग। अब स्प्लेंज़नी ने पादपों व जंतुओं को उबालकर एक जीवाणु रहित शोरबा ब्रॉथ तैयार किया। उबालने से इसमें पहले से उपस्थित समस्त जो सूक्ष्म जीव थे वो सारे नष्ट हो गए। अब इस उबले हुए शोरबे को उन्होंने 2 अलग अलग जारों में भरा। इसमें से एक जार के मुख को सील करके वायुरोधी बना दिया, जबकि दूसरे जार के मुख को ढीले कॉर्क के ढक्कन से बंद किया। कुछ दिन तक फ्लास्क ऐसे ही रखे रहे। बाद में देखा गया ढीले कॉर्क से ढके जार में सूक्ष्म जीव उपस्थित थे, जबकि जो बंद वाला था उसमें कोई जीवाणु पहुंच नहीं पाए थे, इसलिए वहां पर कोई सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं थे। लुईस पाश्चर का प्रयोग जो कि काफ़ी मतलब हम बोल सकते हैं इसको काफ़ी ज़्यादा इसका समर्थन हुआ और इस विवाद को खत्म करने के लिए लुईस पाश्चर ने भी सन 1862 में स्प्लेंज़नी के प्रयोग को ही अलग ढंग से प्रस्तुत किया। रोगों के रोगाणु सिद्धांत, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के प्रतिपादन के अलावा स्वतः जीवोत्पत्तिवाद को भी गलत सिद्ध किया। पाश्चर ने ईस्ट और शक्कर के घोल को अच्छी तरीके से उबाला ताकि उसमें पहले से कोई उपस्थित अगर जीव है तो वो नष्ट हो जाए और इस घोल को 2 प्रकार के फ्लास्कों में भर दिया। फ्लास्क की गर्दन को गर्म करके खींचकर ऐसा आकार का हंस की गर्दन के समान का बना दिया, कुछ लगभग इस प्रकार। गर्दन वाले कोई जीवाणु नहीं दिखाई दिए, जबकि टूटी गर्दन वाली जो थी, जो दूसरा फ्लास्क था, उसकी गर्दन को तोड़ दिया। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि एस वाले फ्लास्क की जो एस गर्दन वाले जो फ्लास्क थे उसमें कोई जीवाणु दिखाई नहीं दिए, जबकि टूटी गर्दन वाले घोल में जो है जीवाणु उपस्थित है। ऐसा इसलिए हुआ कि मुड़ी हुई गर्दन से वायु तो घोल तक पहुँच सकती थी लेकिन जीवाणु नहीं पहुँच पाए। इसके विपरीत टूटी ग्रीवा वाले फ्लास्क में वायु व सूक्ष्म जीव आसानी से पहुँच गए और सूक्ष्म जीवों में वृद्धि हुई।
तो यहाँ पर भी जो है इस प्रकार स्वतः जीवोत्पत्ति का सिद्धांत हमेशा के लिए अमान्य हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए एस गर्दन वाले फ्लास्क में कोई यहाँ पर सूक्ष्म जीव नहीं मिले, जबकि यहाँ पर टूटी हुई गर्दन वाले फ्लास्क में हमें जीव मिले। उपरोक्त तीनों प्रयोगों ने अजीवित जीवोत्पत्ति के सिद्धांत को तो पूर्णतया खारिज कर ही दिया, लेकिन मूल प्रश्न का उत्तर अभी नहीं मिल पाया कि भाई प्रथम जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा मान्य परिकल्पना मानी गई, जो ओपेरिन और हेल्डेन नामक वैज्ञानिक ने दी थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इन्होंने इसमें बताया प्रकृतिवाद या रासायनिक विकास का सिद्धांत, किस तरीके से जो है रासायनिक पदार्थों के सुव्यवस्थीकरण से जो है पहले जीव की उत्पत्ति हुई। ओपेरिन का सिद्धांत कृत्रिम संश्लेषण पर आधारित है। यह सिद्धांत इन्होंने प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों के आधार पर दिया था, इसलिए इसे कृत्रिम संश्लेषणवाद या आर्टिफिशियल सिंथेसिस थ्योरी भी कहते हैं। चलिए, आदि पृथ्वी पर उपस्थित वातावरणीय दशाओं पर यह निर्भर था, जो उस समय रासायनिक विकास की प्रक्रिया के लिए अनुकूल रही होगी, परंतु वर्तमान समय में ऐसा वातावरण उपस्थित नहीं है। तो इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने प्रथम जीव की उत्पत्ति समुद्र जल में हुई होगी, ऐसा बताया। बिल्कुल सही है, जल का होना आवश्यक है उत्पत्ति के लिए। पृथ्वी के आद्य वातावरण में मुक्त ऑक्सीजन उपस्थित थी, परंतु संपूर्ण ऑक्सीजन रासायनिक संयोग में प्रयुक्त हो गई, अतः पृथ्वी का आद्य वातावरण अपचायी रिड्यूसिंग था। जीवन की उत्पत्ति की इस परिकल्पना को अध्ययन की दृष्टि से निम्न दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है: रासायनिक जैव विकास, जैविक जैव विकास। रासायनिक जैव विकास, रासायनिक विकास के अंतर्गत ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ जो कोशिकीय संगठन के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे परमाणु प्रावस्था, एटॉमिक फेज, ब्रह्मांड, आकाश या अंतरिक्ष में अनगिनत तारों या नक्षत्रों का एक जटिल तंत्र उपस्थित है। और यहाँ पर जो है सौर परिवार की उत्पत्ति बिग बैंग परिकल्पना के अनुसार हुई। अब यहाँ पर जो है इसमें भयंकर विस्फोट हुआ, और जिससे कि अनेक रासायनिक तत्व जो हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन जो है वो आदि उत्पन्न हुए, और समय के साथ ये गैसीय पिंड जो हैं ठंडे हुए। इसके ऊपर घूर्णन गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्यरत था। इस कारण विभिन्न तत्व परमाणु भार के अनुसार बट गए तथा उन्होंने आदि पृथ्वी के भूक्रोड या कोर जो है उसके ऊपरी खोल तथा सबसे बाहर की ओर स्थित आदि वायुमंडल का निर्माण किया। अब ऐसे तत्व, इस चरण में ऐसे तत्व जो जीव द्रव्य निर्माण के में प्रमुख रूप से भाग लेते हैं, केवल परमाणुवीय अवस्था में उपस्थित थे। चरण 2, आणविक अवस्था, मॉलिक्यूलर फेज। अणुओं व सरल अकार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति। पृथ्वी पर प्राथमिक वातावरण में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या लगभग 90% थी और वे सर्वाधिक क्रियाशील थे। इन्होंने ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का निर्माण किया, जिससे O2 पूर्णतया समाप्त हो गई और आदि वातावरण जो है वो अपचायक हो गया। समय के साथ पृथ्वी का आंतरिक भूक्रोड ताप के कारण पिघलता रहा, और जबकि बाहरी आवरण जो है तुलनात्मक रूप से जल्दी ठंडा होने लगा। पृथ्वी के ताप में कमी आने लगी, तो साथ ही हल्के स्वतंत्र परमाणुओं ने आपस में संयोग करके अणुओं का निर्माण किया। इसके पश्चात इन अणुओं ने आपस में संयोग करके सरल अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया। स्थल मंडल अब भी अत्यधिक तापयुक्त था, इस कारण जल वाष्प में परिवर्तित हो गया। इसी समय हाइड्रोजन जो थी वो परमाणुओं ने नाइट्रोजन से संयोग करके अमोनिया का निर्माण किया था। यह कहा जा सकता है कि जल तथा अमोनिया संभवतया प्रथम अकार्बनिक यौगिक थे। हल्के तत्वों की आपसी क्रियाओं द्वारा CO2, CON2, H2 आदि का भी निर्माण हो गया। चरण 3, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ओरिजिन, मतलब प्रारंभिक कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति। तो अब यहाँ पर जो है जैसे जैसे फटते रहने से, लावा फटते रहने से, ज्वालामुखी फटते रहने से जो लावा जो है वो स्थल मंडल पर फैलने लगा और पृथ्वी के भूकोट का ताप भी कम होने लगा। अब इस उच्च ताप पर जल अब भी जलवाष्प के रूप में उपस्थित था। वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन और अम्ल कार्बन के तत्व लावा में उपस्थित तत्वों के साथ संयोग करने लगे। उस प्रकार नाइट्राइड व कार्बाइड का उत्पन्न हुआ। जलवाष्प व धात्विक कार्बाइड की आपसी क्रिया द्वारा प्रथम व सरलतम कार्बनिक यौगिक जैसे मीथेन का निर्माण हुआ। इसी प्रकार नाइट्राइड के जलवाष्प के साथ अभिक्रिया होने पर अमोनिया का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर इस तरीके से जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः स्थल मंडल पर आने लगी। यह प्रक्रम जो है वर्षा का बार बार चलने लगा और इस कारण पृथ्वी के तापमान में और कमी आई और पानी जो है, जल जो है वो यहाँ पर स्थिर रहने लगा। अब सरल कार्बनिक व जटिल कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है बार बार ठंडा होने से जो गड्ढे हुए थे वो गड्ढे जल से भर गए। इस प्रकार समुद्रों का निर्माण हुआ और इस प्रकार जब तापमान 100 डिग्री से कम हो गया तो पृथ्वी पर जल रुकने लगा, परंतु यह जल अब भी गर्म था। यदि आदि सागर के इस जल में बड़ी भारी मात्रा में आदि वायुमंडल के सरल का यौगिक मैथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बाइड, नाइट्राइड उपस्थित थे। इस प्रकार इस जल में विविध प्रकार के अणु व सरल यौगिक आपस में टकराने लगे व इनके आपसी संयोजन से सरल कार्बनिक यौगिकों जैसे एथिलीन, एसिटिलीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन आदि का निर्माण हुआ।
जब जल वृष्टि कम हुई तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आने लगी, क्योंकि उस समय ओजोन परत जो है वो अनुपस्थित थी। इसके अलावा बिजली की विद्युत ऊर्जा, ज्वालामुखियों से निकले ताप की ऊर्जा व कॉस्मिक किरणों से मिलने वाली ऊर्जा के प्रभाव में समुद्री जल में उपस्थित जो भी यौगिक थे उनकी आपस में क्रिया होने लगी, जैसे पहले और उनसे पहले उन क्रियाओं से पहले अमीनो अम्ल और सरल शर्कराओं का तथा बाद में जो है ग्लिसरॉल, वसीय अम्लों, प्यूरिन्स व पिरिमिडीन्स का निर्माण हुआ। अमीनो अम्ल के संयोजन से प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड का निर्माण हुआ। सरल शर्कराओं के संयोजन से डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड का निर्माण हुआ। शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक, प्यूरिन, पिरिमिडीन और फॉस्फेट के संयोग से न्यूक्लियोटाइड बने। इनके बहुलीकरण से न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण हुआ, परंतु इसमें प्रतिलिपिकरण, रेप्लिकेशन की क्षमता अनुपस्थित थी। अपनी कॉपीज जो है नहीं बना पाता थे। इस प्रकार समुद्री जल में ऐसे दीर्घ व जटिल अणुओं का निर्माण हो गया जो जीव द्रव्य के प्रमुख घटकों का निर्माण करते हैं। अतः आदि सागर में जीवन की उत्पत्ति की संभावनाएं उत्पन्न हो गई। तो यहाँ पर आपको कुछ अभिक्रियाएं दे रखी है भाई, मीथेन और वाटर के संयोजन से शर्करा व ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स, मीथेन, HCN, NH3 और जल के संयोजन से मीथेन, अमोनिया और जल के संयोजन से अमीनो अम्ल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ऊर्जा मिलती थी। सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण और ये वातावरण का पृथक्करण, अंतरिक्ष में फैली हुई मुक्त हाइड्रोजन और मुक्त हाइड्रोजन जो है वो किस तरीके से पानी में गई, ऑक्सीजन जो है वो किस तरीके से यहाँ पर वातावरण में आई। हेल्डेन ने कार्बनिक पदार्थों से संतृप्त समुद्री जल को पूर्वजीवी तरल प्रीबायोटिक सूप का नाम दिया। बहुलीकरण के लिए ऊर्जा के सतत स्रोत व सतही पानी के लगातार वाष्पन की आवश्यकता होती है, जिसके क्रियाकारकों का सांद्रण हो सके, ये क्रियाकारक वापस एकलक इकाइयों में परिवर्तित न हो सके। चलिए, यहाँ पर लंबे समय तक जो है ऑक्सीजन, मुक्त ऑक्सीजन जो है वो अनुपस्थित रही इस वातावरण में। विभिन्न प्रयोगों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आदि पृथ्वी पर निम्न पदार्थ या यौगिक निर्मित हुए। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, अमीनो अम्ल, ग्लाइसिन, एलिनिन, शर्करा सीधी व शाखित, पेंटोज व हेक्सोज। अगर हम बात करें यहाँ पर जेंथिन की, हाइपोजेंथिन की, तो ये सारे जो हैं उस समय निर्माण हुए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से अमीनो अम्ल के बहुलीकरण से जो है फिर प्रोटीन्स बने, या जिसे हम पॉलीपेप्टाइड भी बोल सकते हैं, और आपके न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बहुलीकरण से हमारे न्यूक्लिक अम्ल बने, जैसे कि DNA, RNA, नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और हमारा फॉस्फेट जो है मिलाकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। उसके बाद में शर्करा और जो बहुत सारी शर्करा जब बहुलीकरण करती है तो उससे हमारे पॉलीसेकेराइड बनते हैं। ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल मिलकर हमारे वसा या जिन्हें हम लिपिड बोलते हैं वो बनते हैं। तो इस तरीके से बहुलीकरण होता गया और धीरे धीरे हमारे जो जैविक अणु थे या जो बहुत बड़े बड़े अणु थे वो हमारे बने, जिनसे कि जीव जो है उनकी रचना होती है। रासायनिक विकास की इस प्रक्रिया को जो है ओपेरिन हेल्डेन ने बोला कि आदि पृथ्वी का निर्माण करके प्रयोगात्मक रूप से समझाया नहीं जा सकता। अतः स्टेनले मिलर ने प्रयोगशाला में आदि पृथ्वी जैसा वातावरण जो है वो बनाया, कि जैसा उस टाइम पे, उस समय पे वातावरण हुआ करता था, वो उन्होंने लैब में, उन्होंने प्रयोगशाला में बनाया और प्रयोगात्मक रूप से सरल कार्बनिक यौगिकों के निर्माण को समझाया गया और निर्माण हुआ भी। तो फिर इसी प्रयोग को बोला गया मिलर का प्रयोग, स्टेनले मिलर का प्रयोग। तो यहाँ पर जो है अब स्टेनले मिलर शिकागो विश्वविद्यालय में हेरोल्ड यूरे के शिष्य थे और इन्होंने अपने गुरु की देखरेख में सन 1952 से लेकर 53 में प्रयोगशाला में विशिष्ट प्रकार के उपकरण की मदद से जो है आदि पृथ्वी का वातावरण पहले तो निर्मित किया, कि जैसा उस समय वातावरण होता था वैसा इन्होंने प्रयोगशाला में निर्मित किया और इससे सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण को जो है समझाया गया कि किस तरीके से उस समय के वातावरण में जो भी उपस्थित हमारे बोल सकते हैं मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन जो भी उपस्थित थे वो सब वहाँ पर उपस्थित किया उन्होंने, उसमें रखा उस वातावरण में। और फिर यहाँ पर देखा गया कि किस तरीके से जब उस छोटे से फ्लास्क में जल को उबालकर जल वाष्प निर्मित की गई, जो कि कांच की नली द्वारा बड़े फ्लास्क में पहुंच रही थी, चूंकि आदि वायुमंडल में जो था हमारे ताड़ित बिजली की से ऊर्जा की प्राप्ति होती थी उस समय के वातावरण में। तो अतः इस व्यवस्था के लिए बड़े फ्लास्क में टंगस्टन के बने 2 इलेक्ट्रोड जो थे वो लगाए गए और इनके द्वारा तीव्र चिंगारियां जो है 800 डिग्री सेल्सियस उत्पन्न की गई। फिर इसी तरीके से है जो यहाँ पर जब देखा गया 7 से 8 दिन बाद में, तो सरल अमीनो अम्ल, एलेनिन, एस्पार्टिक अम्ल जैसे सरल जो हमारे अमीनो अम्ल थे, सरल कार्बनिक अम्ल जो थे, जैसे कि हमारा हो गया
हम बोल सकते हैं फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, पेंटोज, हेक्सोज शर्करा, ये सब जो हैं ये बन चुके थे, निर्मित हो चुके थे। और इस प्रकार का उन्होंने प्रयोगशाला में जो है पूरा का पूरा सेटअप या हम बोल सकते हैं प्रयोग जो है किया था। तो गैसें कौन कौन सी थी जो हमारे आदि टाइम के पे आदि काल में जो हमारे वातावरण में जो गैसेस थी वो गैसें यहाँ रखी गई और किस अनुपात में रखी गई, 2:1:2 में। तो यहाँ पर मिथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को रखा गया। उसके बाद में यहाँ पर उबलता हुआ जल जिससे जलवाष्प पैदा हो रही थी और वो जा रही थी इस बड़े वाले वाष्प में और इलेक्ट्रोड्स के द्वारा जो है यहाँ चिंगारियाँ उत्पन्न की गई जैसी उस समय में होती थी। तो यहाँ पर 7 से 8 दिन बाद हमने देखा कि भाई यहाँ पर जो है आदि पृथ्वी पर हुए रासायनिक विकास को प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया गया और इस तरीके से बताया गया कि किस तरीके से जो है आदि पृथ्वी पर वृहद अणुओं का, मैक्रोमोलिक्यूल्स का निर्माण हुआ था उस समय में। चरण 5वां आया अब न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। अब आदि सागर के जल में प्रोटीन भी आ चुके थे और न्यूक्लिक अम्ल भी आ चुके थे। तो फाइनली जो है हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन की उत्पत्ति जीवन का प्रथम संकेत थी। न्यूक्लियो प्रोटीन की उत्पत्ति जीवन का प्रथम संकेत थी। कुछ न्यूक्लियो प्रोटीन समुद्र के गर्म जल में उपस्थित दूसरे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से संयोजित होकर स्वयं का निर्माण करने लगे और इस प्रकार जो है हमारे न्यूक्लियो प्रोटीन में स्वतः जो है प्रतिलिपिकरण मतलब खुद का ही द्विगुणन करने की जो क्षमता है वो उत्पन्न हो गई, जिससे कि जनन की शुरुआत हुई। क्योंकि खुद की ही द्विगुणन करना, एक तरीके से खुद के ही जैसी कॉपी बनाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिलिपिकरण। और इसीलिए न्यूक्लियो प्रोटीन की संख्या जो है सागर में तीव्र मात्रा से जो है वो वृद्धि होने लगी और इस प्रकार कच्चे माल अर्थात कार्बनिक पदार्थों व अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा में कमी आई। अब यहाँ पर न्यूक्लियो प्रोटीन्स में प्रतिस्पर्धा होने लगी, आपस में कंपटीशन होने लगी और इस आपसी प्रतिस्पर्धा व दबाव के कारण क्या हुआ, अनेक न्यूक्लियो प्रोटीन्स के भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो गया। भाई जो रहना चाहता है उसको अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो यहाँ से हट जाएगा। तो नए न्यूक्लियो प्रोटीन्स का निर्माण होने लगा जब उन्होंने अपने आप में परिवर्तन किया। तो यहाँ पर खुराना ने एक सजीव कोशिका से बाहर कृत्रिम संश्लेषण द्वारा 77 न्यूक्लियोटाइड का बना आरएनए अणु संश्लेषित किया, जो यह प्रतिपादित करता है कि विकास के दौरान प्राथमिक जननिक पदार्थ के रूप में आरएनए बना था, ना कि डीएनए। ऐसा माना जाता है बहुत सारे वैज्ञानिकों का कि भाई पहले आरएनए आया था फिर बाद में डीएनए, क्योंकि आरएनए जो था वो इतना स्थायी नहीं था और उसमें जो है म्यूटेशन होने के चांसेस ज़्यादा थे और इसीलिए जो है उसी में रूपांतरित होते होते हमें डीएनए मिला। अब जैविक जैव विकास अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कोएसरवेट्स से सरल कोशिकीय संरचना तक के निर्माण को जैविक विकास के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहला जो सरल रचना थी जिससे आगे चलकर कोशिका बनी उसे हमने बोला है, उसे हमने नाम दिया है कोएसरवेट्स। कॉलॉइड्स एवं कोएसरवेट्स की उत्पत्ति कैसे हुई? भाई आदि सागर का जल जो है विभिन्न कार्बनिक पदार्थों से भर चुका था, उसका मिश्रण वहां पर उपस्थित था। तो जब आदि सागर के गर्म सूप में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ पास आकर इकट्ठा होने लगे वह इन्होंने कॉलॉइडी कणों का निर्माण किया। चूंकि प्रोटीन पर उभयनिष्ठ आवेश ज्विटर आयन उपस्थित होते हैं, भाई यहाँ पर जो है अमीनो ग्रुप भी होता है इनमें प्रोटीन में और इनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप भी होता है और इसीलिए इनको ज्विटर आयन बोलते हैं। तो यहाँ पर अतः इन्होंने जुड़कर बड़े कॉलॉइडी कणों का निर्माण किया। ये सभी कॉलॉइडी कण एक साथ इकट्ठे हो गए व अघुलनशील बूंदों के रूप में व्यवस्थित हो गए। सिडनी ऑफ फॉक्स ने इन्हें प्रोटीनाइड माइक्रोस्फीयर का नाम दिया और इस प्रकार माइक्रोस्फीयर्स वृहद अणुओं का एक झुंड था जिसमें बहुत बड़े बड़े अणु थे, उनका एक झुंड बताया गया। किसको? आपके प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर को। तो यहाँ पर इनके चारों ओर दोहरी झिल्ली उपस्थित थी, 2 झिल्लियाँ उपस्थित थी और इस झिल्ली के आर पार पदार्थों का आदान प्रदान संभव था। इस प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर में वृद्धि, मुकुलन एवं विखंडन की भी क्षमता उपस्थित थी और इसके अलावा माइक्रोस्फीयर में एंजाइम जैसी क्षमता भी थी। भाई कोई भी जो है अभिक्रिया जो है वो एंजाइम द्वारा जो है ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी वहाँ पर जो है उपस्थिति थी, बहुत सारी चीज़ों की जो बहुत सारे कार्य करने में इनको क्षमता प्रदान कर रही थी, जैसे कि पदार्थों के विनिमय में, मुकुलन के लिए, बडिंग के द्वारा जो है इनका हम बोल सकते हैं इनमें जनन की प्रक्रिया। इस प्रकार ओपेरिन के कोएसरवेट्स तथा फॉक्स के माइक्रोस्फीयर एक जैसी संरचनाएं हैं, ये बाद में हमें पता लगा। और कोएसरवेट्स के कुछ घटक एंजाइम अर्थात कार्बनिक उत्प्रेरक का कार्य करने लगे, वही अभिक्रियाओं को तेज करने लगे गति में। इस कारण अब कोएसरवेट्स में विघटनात्मक और संश्लेषणात्मक अभिक्रियाएं होने लगी। विघटन की अभिक्रिया किण्वन फर्मेंटेशन के समान थी।
फर्मेंटेशन के समान थी, अतः विघटन से जिस ऊर्जा की प्राप्ति होती थी इसका उपयोग संश्लेषक अभिक्रियाओं में होने लगा। तो यहाँ पर जो है इस प्रक्रिया को विषमपोषी पोषण, भाई दूसरों से जो है हमें जब पोषण ग्रहण करना हो तो उसे हम विषमपोषी ग्रहण न्यूट्रिशन या पोषण बोलते हैं। क्योंकि कोएसरवेट्स चिपचिपे प्रकृति के थे, अतः पहले ही आपस में जुड़कर आकार में बड़े होते हैं, इसके पश्चात छोटी छोटी बूंदों में टूट जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, ये कोएसरवेट्स हैं और ये कॉलॉइडी विलैन है, तो इन्हें माना गया हमारे कोएसरवेट्स। और यहाँ पर बोल सकते हैं कोएसरवेट्स की इसी क्षमता को गुणन के समान माना गया। इस प्रकार की स्वतंत्र कॉलॉइडी स्वगुणित दोहरी झिल्ली द्वारा घिरी हुई इकाइयों को आद्य कोशिका प्रिमिटिव सेल इन्हें कहा गया। फिर इसी तरीके से प्रिमोर्डियल लाइफ की अगर हम बात करें, स्व उत्प्रेरक तंत्रों, जीन्स, विषाणु तथा प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है पदार्थों और उत्प्रेरकों ने मिलकर स्व उत्प्रेरक तंत्र ऑटोकैटालाइटिक सिस्टम का निर्माण किया। और यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की न्यूक्लियोप्रोटीन का कोशिका विभाजन के समय स्वतः द्विगुणन, डीएनए का रेप्लिकेशन जिसे हम बोलते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन या प्रतिलिपिकरण जिसे हम बोल सकते हैं, जो आजकल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के दौरान ऐसा अवस्था में होता है, स्वतः उत्प्रेरक तंत्र की क्षमता का ही परिणाम है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हो चुका था और न्यूक्लिक अम्ल में ये क्षमता होती है कि वह आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जा सके। ये गुण आनुवांशिकी की इकाइयों के कारण था, जिन्हें वर्तमान में हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। तो पहले छोटे छोटे, शायद ऐसा माना जाता है कि आदि सागर में पहले छोटे छोटे जीन्स का निर्माण हुआ होगा, उसके पश्चात ये आपस में जुड़ गए होंगे, जिससे वृहद न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हुआ होगा। कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन के टुकड़े समुद्री जल में स्वतंत्र होकर अक्रिय हो गए, लेकिन जब इनका संपर्क किसी अन्य कोएसरवेट से हुआ तो ये पुनः सक्रिय हो गए। इस प्रकार हमारे विषाणु के समान संरचनाएं, वायरसेस के समान संरचनाओं का निर्माण हुआ होगा। अब ये किसी पोषक कोशिका में पहुंचते हैं तो ये सजीव की भांति व्यवहार करते हैं, और जब किसी पोषक कोशिका के बाहर रहते हैं तो ये निर्जीव की भांति व्यवहार करते हैं। विषाणु की संरचना के विकास अवनतिशील रेट्रोग्रेसिव विकास है, जटिल से सरल। हाँ, जनरली होता क्या है, आमतौर पर होता क्या है, सरल से जटिल की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन इनमें कैसा हुआ है, उल्टा हुआ है, जटिल से सरल। इस प्रकार वैज्ञानिकों के अनुसार स्वतः गुणन की क्षमता वाले प्रारंभिक जीव का निर्माण आदि सागर में हो चुका था, और इस अनुमान के अनुसार जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.9 अरब वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन महाकाल, प्री कैम्ब्रियन एरा में पूर्वजीवी या प्रोटोसेल के रूप में हुई, जो अवायवीय एनारोबिक थे, वह विषमपोषी दूसरों से पोषण ग्रहण करने वाले थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस अमोनिया प्लस मीथेन और जलवाष्प, ये चारों ही उसी वातावरण में उपस्थित थे। आद्य पृथ्वी के वातावरण में ये सूर्य है, सौर परिवार आद्य वातावरण है, ये आदि पृथ्वी है हमारी। इनसे सरल यौगिक बने पहले, फिर कार्बनिक यौगिक और माइक्रोस्फीयर्स, और देखिए यहाँ पर वृहद अणुओं का निर्माण हुआ, वृहद अणुओं से फिर माइक्रोस्फीयर्स बने, जो अलग अलग खंडित होकर फिर न्यूक्लियोप्रोटीन, कोएसरवेट्स बनाया, और कोएसरवेट से फिर हमारी प्रथम यूकैरियोटिक कोशिका बनी। तो यहाँ पर पहली पूर्व केंद्रकीय कोशिका मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं, और इसीलिए जो है लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व झिल्ली युक्त मेम्ब्रेन बाउंड कोशिका रूपी आद्य जीव का निर्माण हो गया। ऐसे जीवों की उत्पत्ति के बारे में दो मत हैं। पहला, ओपेनिन के अनुसार जिन कोएसरवेट्स में न्यूक्लियोप्रोटीन का संश्लेषण हुआ, बाद में वे ही कोशिका जीवी रूपों में बदल गए। समय के साथ उत्परिवर्तन के कारण ये और ज्यादा जटिल हुए, वह इनमें कोशिकांग जैसी संरचनाओं का विकास हो गया। और हेरोविट्स के अनुसार अगर हम बात करें तो आदि सागर में प्रथम जीव जो था वो नग्न जीन, नेकेड जीन की बात करते हैं, जिनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो बिना किसी झिल्ली के होता है, उसी को हम नग्न जीन बोलते हैं। छोटे छोटे नग्न जीनों ने आपस में जुड़कर डीएनए व आरएनए अणुओं का निर्माण किया, और कुछ प्रयोगों के आधार पर यह पता चला है कि कुछ आरएनए अणुओं से उत्प्रेरक की क्षमता विकसित हो गई, वह इन्हें राइबोजाइम, भाई कुछ आरएनए के अणुओं में जो है एंजाइम की क्षमता विकसित हो गई, और इन्हें ही हमने क्या नाम दिया, राइबोजाइम दिया। और राइबोसोम की उपस्थिति में आरएनए प्रोटीन की उपस्थिति में भी स्वतः द्विगुणन कर सकता है। तो ऐसा माना जाता है बहुत सारे वैज्ञानिकों का कि पहले आरएनए आया, और उसी के बाद में उसी से जो है उसी के रूपांतरण के बाद में जो है क्या आया, हमारा डीएनए आया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चित्र के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर
आदि जीव की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जीन और फिर न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोप्रोटीन, विषाणु यहाँ पर बन सकते हैं, जीवाणु आपके बैक्टीरिया, यहाँ पर नील हरित शैवाल जो है वो देखिए आप, पूर्व केंद्रकीय कोशिका, हरे शैवाल, सुकेंद्रकीय कोशिका मतलब हमारी यूकैरियोटिक कोशिका, और ये हमारे एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा। तो प्रारंभिक जीव कोशिका संरचना में अत्यंत सरल थे और जैसे जैसे उद्विकास होता गया और ये फिर फाइनली क्या हुए, जटिल होते गए। तो जीव द्रव्य जो है वो जटिल मिश्रण था जो आपकी झिल्ली से बंधित एक संरचना में उपस्थित था, जिसे आज हम कोशिका बोलते हैं। और इस प्रकार पहली कोशिका आई जिन्हें पूर्व केंद्रकीय कोशिका बोला गया, क्योंकि इनमें केंद्रक का अभाव था इसलिए। तो ये पूर्व केंद्रकीय कोशिका है जो आज हमें जीवाणुओं में देखने को मिलती है, और इनमें केंद्रक का अभाव होता है तो इनका आनुवंशिक पदार्थ जो है नग्न होता है, बिना किसी झिल्ली के होता है, और ये संरचना में काफ़ी सरल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। फिर आता है स्वपोषण की उत्पत्ति हुई। भाई जब कभी कभी पोषण नहीं मिल रहा है दूसरों से तो खुद को ही खुद पोषण बनाना पड़ेगा, खुद को ही खाना बनाना पड़ेगा, जैसे कि हमारे आज पादप करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो उसी द्वारा जो है ये अब उस टाइम पे ऑक्सीजन जो थी वो अनुपस्थित थी, तो इन्होंने जो भी जल में कार्बनिक पदार्थ जो भी उपस्थित थे या जो भी अकार्बनिक पदार्थ थे उसको ही जो है उनको यूज़ करके और सौर ऊर्जा लेकर इन्होंने खाना बनाया, और इससे ही स्वपोषण का आरंभ माना जाता है। इसमें रसायन संश्लेषण व प्रकाश संश्लेषण की उत्पत्ति को सम्मिलित किया गया है। जब प्रकाश संश्लेषण होने लगा तब क्या आने लगे, हमारे ऑक्सीजन निकलने लगी, और ऑक्सीजन निकली तो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन पहली बार यहाँ पर आई। तो ये जो थे अवायवीय थे तथा जल की अपेक्षा किसी अन्य स्रोत जैसे कि H2S से हाइड्रोजन प्राप्त करते थे, और इसीलिए जो हमारे रसायन पोषी थे वो एक्चुअल में हमारे ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे थे, ऑक्सीजन स्रावित नहीं कर रहे थे, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषी थे उन्होंने सबसे पहली बार जो है ऑक्सीजन रिलीज करी, और उन्हें बोला गया साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल। इन्हीं की वजह से जो है पहली बार ऑक्सीजन उत्पन्न होने लगी हमारे पृथ्वी पर। ऑक्सीजन की उत्पत्ति और विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी घटना थी, और ऑक्सीजन क्रांति आई, क्योंकि अब वातावरण कैसा होने लग गया था, ऑक्सीजन जैसा, ऑक्सीजन वाला होने लग गया था। ऑक्सीजन ने आद्य वायुमंडल की CH4 व NH3 को क्रमशः CO2 व N2 तथा जल में विघटित कर दिया, और इस तरीके से नया वातावरण यहाँ पर बनने लगा। ऑक्सीजन ने पृथ्वी के वातावरण को अपचाई से उपचाई बना दिया। अत्यधिक ऑक्सीजन के एकत्र हो जाने से पृथ्वी के लगभग 15 किलोमीटर ऊपर ओजोन परत का निर्माण हो गया, जिससे कि पैराबैंगनी किरणें जो है वो पृथ्वी पर आना बंद हो गई, जो कि हानिकारक होती हैं जीवों के लिए। इस प्रकार ऑक्सीजन क्रांति के कारण रसायन पोषी और के साथ प्रकाश पोषी जीवों की भी उत्पत्ति हुई। फिर आई हमारी सुकेंद्रकीय कोशिका, जिसमें केंद्रक उपस्थित था। एक सुकेंद्रक वाली कोशिका जो है वो आई, और इस प्रकार आज से लगभग 1 से 2 अरब वर्ष पूर्व सुकेंद्रकीय कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, और धीरे धीरे जो है स्वतंत्र अब इसके भी 2 मत हैं भाई। इस मत के अनुसार पूर्व केंद्रकीय एवं सुकेंद्रकीय कोशिकाओं की उत्पत्ति स्वतंत्र रूप से परंतु लगभग एक ही समय हुई, पर इसका उद्विकासीय मत का मानना है कि पहले पूर्व केंद्र की कोशिका आई और उसी से फिर उसी में उत्परिवर्तनों के कारण जो है आपकी उत्पत्ति हुई सुकेंद्रकीय कोशिकाओं की। अतः अंतः सहजीविता मत का मानना यह है कि भाई कुछ कोशिकांग ऐसे हैं हमारी सुकेंद्रकीय कोशिकाओं के जो पहले जो है अलग अलग जीव हुआ करते थे, लेकिन फिर वो सहजीविता में रहने लग गए हमारी जो पूर्व केंद्रकीय कोशिका के अंदर आकर, और उनके साथ सहजीविता में रहने लगे। तो वो धीरे धीरे जब हमारी पूर्व केंद्रकीय कोशिका सुकेंद्रकीय कोशिका में परिवर्तित हुई तो वो अब हमारी सुकेंद्रकीय कोशिकाओं के कोशिकांग में परिवर्तित हो गए। जैसे कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सूत्रकणिका, हमारा हरित लवक हो गया, ये कुछ पहले के जीव माने जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पहले जीव हुआ करते थे अलग से, लेकिन फिर ये क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं के अंदर आकर सहजीविता में रहने लगे। तो धीरे धीरे जब ये पूर्व केंद्रकीय कोशिका जब सुकेंद्रकीय कोशिका में परिवर्तित हुई तो ये जो इनके माइटोकॉन्ड्रिया थे ये कोशिकांग में परिवर्तित हो गए। अंतर्वलन मत, इन्वेजिनेशन थ्योरी, इस मत के अनुसार पूर्व केंद्रकीय कोशिका की कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से आदि कोशिकाओं में विभिन्न कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक आदि विकसित हुए व इस प्रकार सुकेंद्रकीय कोशिका की उत्पत्ति हुई। भूमि पर जीवन का आरंभ की अगर हम बात करें तो लगभग
3.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ। प्रथम जीव सरल व एक कोशिकीय हुआ करते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले तो आरएनए संसार था 4.0 अगर हम बात करें तो, फिर उसके बाद में प्रीबायोटिक रसायन आया, फिर स्थिर जलमंडल आया और फिर पृथ्वी का निर्माण हुआ 4.5 बिलियन वर्षों पूर्व। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए आप उभय पूर्वज थे 3.6, फिर उसके बाद में प्रथम डीएनए प्रोटीन जीवन और फिर आरएनए संसार। तो इनसे लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व प्रोटोजोआ, स्पंज, सिलिंड्रेटा जैसे जीवों का विकास हुआ। लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व अलवणीय जीवों व मछलियों का तथा 35 करोड़ वर्ष पूर्व स्थलीय पादपों, उभयचर जंतुओं और जंतुओं की उत्पत्ति हुई। लगभग 30 से 35 करोड़ वर्ष पूर्व शुष्क भूमि पर उगने वाले अनावृत बीजी वृक्षों का तथा सरीसृप जंतुओं का विकास हुआ और इसके पश्चात ही पक्षियों व वायवीय स्तनधारियों का उद्भव हुआ। 2 प्रकार की सुकेंद्रीय कोशिकाओं जंतु व पादप के विकास से पृथ्वी पर जैव संतुलन मतलब बायोटिक बैलेंस की स्थापना हुई। एक्सोबायोलॉजी की अगर बात करें तो पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना से संबंधित अध्ययन को एक्सोबायोलॉजी कहते हैं और ये लगातार चल रही है। ऐसा माना जाता है अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा कि भाई अलग अलग ग्रहों पर भी हो सकता है कि जीवन की संभावना हो या वहाँ पर जीवन पहले से ही उपस्थित हो या आगे चलकर जीवन संभावित हो सकता है। सौर परिवार के अन्य ग्रहों में से अरुण, वरुण, शनि व बृहस्पति बहुत ठंडे हैं और उनके वायुमंडल जो हैं गैसीय हाइड्रोजन एवं मीथेन के घने बादलों के रूप में हैं। शनि और बृहस्पति में संभवतया अमोनिया गैस भी है। बुध एवं शुक्र अत्यधिक गर्म और जल विहीन है, वहां पर जल उपस्थित नहीं है। केवल मंगल ग्रह में जो पृथ्वी से लगभग 5.5 करोड़ किलोमीटर दूर है जीवन के लिए उपयुक्त दशाएं हैं केवल मंगल ग्रह में। तो संभवतया वनस्पतियां या अन्य किसी प्रकार के सजीव मंगल ग्रह पर हो सकते हैं, ऐसा वैज्ञानिक हमारे देख रहे हैं। तो ये था आज का हमारा अध्याय जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से जीवों की और हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, कितने वर्ष पूर्व जो है पहला जीव यहाँ पर उपस्थित हुआ या फिर उसकी उत्पत्ति हुई। चलिए नेक्स्ट अध्याय में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम आगे और विकास करते गए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू।